आपकी जो है अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये डील जो करती है पूरे के पूरे अकाउंट्स को डील करती है। मीन्स पैसे का क्या हमारे बिजनेस में क्या रोल है, या फिर हमारे इंडस्ट्री में कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको डेफिनेशन, पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सिस्टमेटिक मैनर सो दैट वी फर्दर अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी होती हैं बिजनेस में उनको क्लासीफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद उनको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि पहले हमें पता चलना चाहिए भी किस प्रकार की एंट्री है, सेल की है, परचेज की है, या फिर पेमेंट खर्चे की है, इनकम की है। उन चीज़ों को पहचानते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर के अकॉर्डिंग। जो सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिस्टम में डालते हैं। पहले कैश बुक सॉरी आपका जर्नल बनेगा, फिर कैश बुक, उसके बाद लेजर के बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट हम बनाते हैं। ये एक सिस्टमेटिक मैनर है, अकाउंटिंग का प्रोसेस है जो हमें क्लियर होना चाहिए। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है हर बार, अकाउंटिंग क्या है या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद आता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? जर्नल गैप, शायद आपने नाम भी सुना होगा। अकाउंट्स के जितने भी रूल हैं इसके अकॉर्डिंग जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जितना भी अकाउंट्स का काम है जो जनरली प्रिंसिपल अकाउंट्स के बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। हम बोलेंगे अकाउंट्स का जो नए रूल बने होंगे, नए रूल कुछ नहीं बने, वही रूल चल रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट चलते हैं जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसी के रिकॉर्ड के अंदर ही चल रही है। अकाउंटिंग करने के हमें बेनिफिट क्या होते हैं? अभी आपको क्वेश्चन आ जाता है अकाउंटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लिखेंगे आप लोग? बिजनेस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आ जाएगा। एक हेडिंग हम बना सकते हैं, आपके बुक में सिंपल ऐसे एक लाइन में लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 बना के आप एक हेडिंग बना सकते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, फिर उसको डिफाइन कर सकते हैं एक आधी लाइन में, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताई जाती है। नो द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, हमें नॉलेज हो जाती है कि हम बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नॉलेज हो रहा है। फॉर्मुलेशन द पॉलिसीज, अगर बिजनेस की हमें नॉलेज होगी, अकाउंट्स के बारे में पता होगा, हमें बिजनेस के लिए क्या पॉलिसी बनानी है, अगर लॉस में जा रहा तो क्या पॉलिसी बनाएंगे, प्रॉफिट में जा रहा तो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। है जी, डिसीजन मेकिंग जैसे हम बोल सकते हैं, तो पॉलिसी इसी में आ सकते हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन बना सकते हैं, क्योंकि अगर अकाउंट्स की नॉलेज होगी तो इसलिए हम डिसीजन भी ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आपके पास दिखाया कि अकाउंटिंग को कहता आप अलग अलग भाग में डिफाइन कर सकते हो। अकाउंट में जैसे मैंने डेफिनेशन दिखाया कि अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना। जब आपने रिकॉर्ड बना लिया तो कम्युनिकेट करना होगा ना, किन लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी। कम्युनिकेट कैसे करेंगे? रेलिवेंट, रिलायबल और कंपेरेबल। आपका रेलिवेंट जो डाटा होगा कम्युनिकेशन करने वाला अकाउंट का, वो रेलिवेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए एक चीज काम आने वाली है। रिलायबल, सब लोग उससे संतुष्ट हो। कंपेरेबल मीन्स जो डाटा आपने बनाया अकाउंट्स का उसको कंपेरिजन में लेना होगा। होता ही है, हम पिछले साल का रिकॉर्ड करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो होता है पिछले साल में कितने खर्चे किए, इस साल में कितने खर्चे करेंगे। तो अकाउंट्स का डाटा आपका इस तरह से भी हो सकता है। अकाउंट्स के डाटा में हमेशा कहता है जो भी आप कोई डाटा इकट्ठा करेंगे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए ही किया जाता है। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है बुक कीपिंग। दोनों में कई बार आपको पूछ लेते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इट इज द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ओनली बुक्स। जो भी अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है सिर्फ बुक्स में बुक्स बना के छोड़ दिया जाता है, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। इसमें फर्दर अकाउंट्स नहीं बनाते बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में सिर्फ एंट्रीज डालने का ही होता है। जर्नल बनाई, जर्नल से कैश बुक और लेजर पोस्टिंग, बस। और लेजर भी नहीं होती, अलग अलग बुक्स होती हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, या फिर उसके बाद जर्नल प्रॉपर है ना, ऐसा बुक्स बनती हैं, वही बुक्स होंगी। रिसीवेबल, पेएबल, इसके अलावा कुछ नहीं होती। बुक कीपिंग में आपको डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है। दोनों का टी पॉइंट बना के अगर हम बनाएंगे, एक जगह पे ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, किस पे पॉइंट लिखे हैं तो आपका चल जाएगा। पहले हमने लिखा कि डेफिनेशन, बुक कीपिंग डेफिनेशन हमने सीख लिया कि ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक्स, ये बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सिस्टमेटिक मैनर सो दैट द फर्दर अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद उन्होंने बोला कि डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग से मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ कहता भी ओनली डाटा ले सकती है लेकिन डिसीजन नहीं ले सकती। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड ही होता है, वो डाटा इकट्ठा उनको खुद करना पड़ता है। लेकिन अकाउंटिंग से क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस बेस पे आप डिसीजन भी ले सकते हैं।
बुक कीपिंग करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ परमानेंट रिकॉर्ड बना के रखना बुक्स में, यही बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अकाउंटिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिकॉर्ड्स भी बनेंगे, प्लस फर्दर हम फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं, प्लस कंपनी का क्या नॉलेज हमें लेना है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो भी हम अकाउंटिंग से ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक कीपिंग में कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती, लेकिन अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। स्किल रिक्वायर, बुक कीपिंग के लिए कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होती। किसी भी बंदे को आप सिखा देंगे कि ये वाली एंट्रीज बुक्स में डालनी है तो बंदा डाल देगा, लेकिन अकाउंटिंग में स्किल्स चाहिए। जिस बंदे के पास स्किल्स होंगी वही अकाउंट्स का काम कर पाएगा। एनालिसिस, बुक कीपिंग में किसी भी प्रकार का कोई एनालिसिस नहीं होगा। बुक कीपिंग तो बनते चले जाएंगे, बुक बना के आप रखते चल जाओगे, लेकिन अकाउंटिंग में एनालिसिस चलते हैं। सभी चीज को कंपेयर भी आप इजीली बेस पे कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो पैसा लगाया उसका बेनिफिट हमें कितना हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद टाइप्स, बुक कीपिंग में क्या दो प्रकार की टाइप्स होती हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही टाइप है, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स में डबल एंट्री बेस पे ही क्या है हम देखेंगे आज के टाइम में जितना भी रिकॉर्डिंग हो रहा है डबल एंट्री सिस्टम है। अगर कुछ आ रहा है तो जा भी रहा है, कोई लेने वाला है तो देने वाला है, खर्चे हो रहे हैं तो इनकम भी हो रही है। उसके बाद बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट, बुक कीपिंग में बुक कीपर्स की जरूरत होती है जो बुक्स बना सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंटेंट की जरूरत होती है। बुक कीपिंग में बुक कीपर और अकाउंटेंट दोनों चल जाएंगे, बुक्स बनाने वाला भी प्लस अकाउंट्स काम करने वाला वो भी बुक कीपिंग कर सकता है क्योंकि उसको नॉलेज होती है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होगा, सिर्फ अकाउंटेंट की जरूरत होती है, बुक कीपिंग वाले पर्सन अकाउंटिंग का काम नहीं करता है क्योंकि उनको बुक्स रिकॉर्ड करने का पता होता है, मैनुअल काम उनको पता ही नहीं होता डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करना है। ये थे आपके पास डिफरेंस जो आपको 10 नंबर क्वेश्चन आ भी सकता है। फिर आता है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन होते हैं? 2-3 प्रकार के हम लिख सकते हैं, इंटरनल यूजर भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। पहले हम बताएंगे कि मैनेजमेंट सबसे बड़ी यूजर है कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी में लॉस आया, प्रॉफिट आया या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैनेजमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या करना होता है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होती हैं, डिसीजन फ्यूचर के लिए लेने होते हैं, इसलिए बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं विद डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जो कंपनी के इंटरनल ऑफिसर, इंटरनल यूजर हम बोल सकते हैं, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था। सबसे पहले की शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, इन्वेस्टर्स जो कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, इंटरनली जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो हमेशा चाहते हैं कि हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है। एक्सटर्नल यूजर कैसे हो सकते हैं? इंटरनल में हम ले सकते हैं कि ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉइज, ये भी इंटरनल यूजर ही होते हैं। ट्रेड यूनियन को क्यों जरूरत होती है फाइनेंशियल डाटा की? क्योंकि उनको देखना होता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है तो हम लेबर के लिए क्या एक्स्ट्रा करवा सकते हैं कंपनी से। एम्प्लॉइज को जरूरत होती है कि हमें टाइमली बेनिफिट जो इंसेंटिव मिल रहे हैं या बोनस मिल रहे हैं वो पूरे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इसलिए एम्प्लॉइज वगैरह भी देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को। जो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले गवर्नमेंट को ऑलवेज होता है कि जो भी बिजनेस चल रहा है जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो हमें उसका टैक्स देगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन तभी लेते हैं वो सभी बिजनेस की, हम हर साल देखते होंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है, बिजनेस की अलग से भरी जाती है, इंडिविजुअल की अलग से। इंडिविजुअल तो नॉर्मल अपने बंदे अपनी भरता है, जब बिजनेस की आती है वो 30 सितंबर या कई बार अक्टूबर तक की डेट हो जाती है, तो सभी कंपनी सभी बिजनेस को अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी भरनी होती है, तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, ये भी कंपनी बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर होते हैं, इनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि बंदे टाइमली अपने रिटर्न वगैरह फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे। उसके बाद इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाना है वो भी तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही होगी तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। बैंक हो गए, ये भी एक्सटर्नल यूजर हैं, जिन लोगों ने बैंक ने आपको ब्याज पे पैसे देने हैं, लोन पे पैसे देने हैं, वो भी ध्यान रखेंगे कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही होगी तभी इनको पैसा देने का बेनिफिट है, अदरवाइज लोन नहीं देते। मोस्टली अगर बिजनेस के लिए लोन लेना है तो बैलेंस शीट सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बैंक की, बैलेंस शीट मांगते हैं, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है हमें कम से कम 2-3 साल की, आईटीआर भी देनी पड़ती है, एक्चुअल में ये प्रॉफिट दिखाते हैं कि नहीं दिखा रहे। आईटीआर ऐसी तो नहीं है पहले साल 5 लाख की, दूसरे साल 2 लाख की, वैसी आईटीआर नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ रही नीड ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों पड़ती है? क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? वही पॉइंट जो पीछे हमने पढ़े कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो रहा है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने के लिए, और कोई पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और कोई पॉइंट
इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। कंपनी में मीटिंग्स करवाने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। मोस्टली कंपनी जो अच्छी अच्छी कंपनीज होंगी वहाँ पे आपके पास ये भी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, क्लास मीटिंग्स, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। शेयर होल्डर्स के लिए भी चाहिए होती है, हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की शेयर होल्डर को भी जरूरत है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है तो उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव, ऑब्जेक्टिव या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कहता है भी क्वालिटेटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि अकाउंटिंग इज आर्ट एंड आल्सो साइंस। आर्ट क्या है, जिस बंदे को काम सीख लिया वो कला ही है, अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। लेकिन साइंस क्या है, इसके जो रूल्स हैं जिस बंदे ने पढ़े होंगे वो साइंस के बेस पे ही है। रूल्स हम अपने नहीं अप्लाई कर सकते कि मैं बोलूँ कि मैं अपने हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट कर दूंगा, वैसा नहीं है। आप उस रूल को पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद जब नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करते तो ये आर्ट आपको मेज पे आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि अकाउंट्स का कोर्स कर लो भाई, जिसको डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पता, आप रात चलते फिरते डेबिट एंड क्रेडिट सीख जाओगे। अगर कोई आ रहा हो तो बोल देगा आज डेबिट, मामा डेबिट हो गए भाई, मामा क्रेडिट हो गए। ऐसे भी बोल सकते हैं मामा जी घर आ रहे हैं तो मामा डेबिट है भाई घर आ गए हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो काम हो सकता है। नहीं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग आपकी आर्ट भी है, साइंस भी है। साइंस जो है इसके जो रूल बने हुए हैं, जिस बेस पे हमने पढ़ा ना, गैप, जनरल अकाउंटिंग, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, डेबिट एंड क्रेडिट, जैसे हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल रूल्स जो हैं वो पढ़ने हैं, वो ये साइंस है। जब इनको हम अप्लाई करते हैं नॉर्मल लाइफ में, जब हम काम करने लगते हैं, फिर ऑटोमेटिक पे ये आर्ट्स बन जाती है। क्योंकि पहले तो हमने पढ़ लिया बुक्स में, ये सारे रूल पढ़ लिए, साइंस पढ़ ली। जब इसको कहीं पे जॉब करोगे या नॉर्मली आपने सीख के कहीं अपना काम करोगे तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट पता लग जाएगा, तो ये आर्ट्स अपने भी बन जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, दोनों चीजें यस करनी है, यस दोनों ही। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। बिजनेस में जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाएगी, सिर्फ पैसे से लेन देन वाली बातें ही की जाएंगी। इसमें घर में से क्या हुआ, घर से क्या आया, आज में लड़के आया, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ पैसे से लेना देना ही रिकॉर्ड करने वाले। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाएगी, ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होती है। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्या परचेज की एंट्री है, सेल की एंट्री है, जो भी है उसी के अकॉर्डिंग एंट्री डलेगी। हम उलट एंट्री कभी नहीं डाल पाते इसमें, बोल में उलट एंट्री डाल दूंगा परचेज की, सेल में, वो नहीं, आपको सेटअप करना ही पड़ता है। समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। जितने भी हम रेडी करते हैं, ट्रांजेक्शन बनाते हैं, जो भी बुक्स बनाते हैं, उनकी समरी लास्ट में रेडी करते हैं। समरी रेडी करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। जितने भी आप अकाउंट्स बनाएंगे, जो रिपोर्ट बनाएंगे, उसकी एक समरी बनाते हैं सबसे पहले, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से ही हमें आगे बेस मिलता है कि हम फाइनेंशियल अकाउंट फिर बनाते हैं, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है, उसके बाद ही बनते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स का डाटा होगा, ये सारा का सारा जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आए, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, किस सेक्टर में खर्चे बढ़े या इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये सारी कंपनी के डिपार्टमेंट जो इंटरनल यूजर हो गए या एक्सटर्नल यूजर हो गए, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है हमें, तो ये डाटा उनको भी देना पड़ता है। एनालाइजिंग। फाइनेंशियल डाटा से हम एनालाइज भी करते हैं, अगर हमारे खर्चे बढ़े तो अगले साल कैसे कम करने हैं, क्या नई पॉलिसी बनानी है, फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन लेने हैं, तो एनालाइज भी वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो उसके आपको कौन कौन की सर्विसेज मिल सकती हैं। सबसे पहले टैक्स रेट, आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। बेस पे अकाउंट्स कर रहे होगे तो अकाउंट्स में ऐसा नहीं कि टैक्स के लिए कोई और बंदा रखना पड़ेगा, एक ही अकाउंटेंट आपका सारा काम कर सकता है। पेइंग बिल्स, जितने लोगों के पैसे देने वाले होते हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होता है, बिल पे टाइम पे कर सकते हैं। इन्वेंट्री ट्रैकिंग, हमारे पास अगर अकाउंट्स प्रॉपर चल रहा होगा, इतना सामान हमारे पास पड़ा है वो हमारे बुक्स में ऑलवेज अवेलेबल होता है, हमें सिर्फ मैच करना होता है कि एक्चुअल में वो चीज़ पड़ी है नहीं पड़ी है, इन्वेंट्री इजीली बेस पे हो जाएगी। ऑटोमेटिक बैंकिंग, हमें बैंकिंग भी ऑटो मोड पे करते हैं, हमें पता होता है कि बैंक में कितना पैसा हमसे बैंक से लेना है और कितना पैसा बैंक का हमने देना है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ भी हम कर सकते हैं, अकाउंट्स कर रहे होंगे, इसके पैसे देने वाले हैं, इजीली बेस को दे भी सकते हैं। परचेज ऑर्डर, किस से सामान हमने खरीदा है ये और कोड में मालूम होगा। इन्वेंट्री हो रही होगी तो पता ही होगा भी ये सामान कम हो रहा है, उसका ऑर्डर लगा देंगे। पहले क्या होता था, अभी परचेज ऑर्डर लगाते थे, एक ही बार में सारी चीज़ें मंगाते थे, कोई चीज़ पड़ी होती थी वो भी दोबारा आ जाते थे, लेकिन आज के टाइम में नहीं है। अकाउंटिंग हो रही है तो पहले रिकॉर्ड मांग लेते हैं भी आपकी बुक्स में क्या क्या चीज़ें शो हो रही है, उसको स्टोर डिपार्टमेंट देख के परचेज ऑर्डर कर सकते हैं। पे रोल, सैलरी वगैरह इजीली कुछ बनानी हो वो भी बन जाती है। वैसे अकाउंटिंग में सैलरी तो नहीं आती, लेकिन पे रोल सेटअप करने हो, बंदे की जॉब के अकॉर्डिंग सेटअप किए तो बने होते हैं, इस बंदे की इतनी सैलरी है उसको वैसे ही चलती चली जाती है। एसेट्स, हमें एसेट्स पता लग जाते हैं हमारी बिजनेस की क्या क्या एसेट्स हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बिजनेस में होता है। फिर है पेमेंट,
रिमाइंडिंग, पेमेंट रिमाइंडिंग भी इजीली बेस पे सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स के रिकॉर्ड में आता है अगर किसी का क्रेडिट में शो हो रहा है तो पैसा देना ही है, डेबिट में तो पैसा लेना ही लेना है। रिपोर्टिंग, टाइमली बेस पे रिपोर्टिंग, जब भी कोई बंदा आए किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगे, हम सिर्फ 2-3 बटन प्रेस करके या अगर बुक्स बना रहे हैं तो 2-3 पेज खोल के बंदे का बैलेंस बता सकते हैं कि इसका कितना बैलेंस लेने देने वाला है। मोबाइल ऐप, आज के टाइम में तो बैंक अकाउंट्स का काम करने के लिए मोबाइल ऐप भी बहुत चल रही है। आपने शायद सुना हो खाता बुक, सुना है ना, बहुत एग्जाम्पल है ना, खाता बुक चलता है आजकल, कैश बुक आपको बहुत चलता है। मतलब कि हम ऑनलाइन रिकॉर्ड डाल सकते हैं, किसी बंदे की पेमेंट पेंडिंग उसको मैसेज चला जाता है, व्हाट्सएप मैसेज या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, भाई आपके इतने पैसे पेंडिंग है, अब हमें दे दीजिए। तो ये काम आजकल ऐसे भी चलने लगा है। कस्टमाइज इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग जो है कस्टमाइज हो गई है। हम पहले बहुत काम करते थे, इतनी सारी बुक्स बनाते थे, आजकल सिर्फ एक ही इनवॉइस बनता है। इनवॉइसिंग का काम भी खत्म हो गया, नॉर्मली एंट्री डालो इनवॉइस अपने आप बन जाते हैं, ऐसा सिस्टम भी आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारे पूरे अकाउंट्स की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हमारे पास रेडी हो जाती है। अगर अकाउंट ERP, टैली, ERP वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हो आप लोग, उसमें जो लेजर है हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सभी पार्टीज के नेम एंड सब कुछ आता है उसमें। मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, सबके नेम एंड फेम आते हैं, हमारे पास लिस्ट बन जाती है। पहले क्या होता था, बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, रूम्स में जाते थे, बुक्स ढूंढते थे, कई बार तो नीचे वाली बुक्स निकालनी पड़ती है। आज वो सिस्टम भी खत्म हो गया, कुछ बटन काम एक उनसे किसी बंदे का नेम जानना हो, किसी के कितने पैसे लेने देने हो, इजीली इसको फाइंड कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग करने का हमें ये काम भी बेनिफिट हुआ। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें आता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, मे भी शायद आप लोगों को नॉलेज इस चीज़ की होगी अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास क्या होता है, कलेक्टिंग, लिखे उन्होंने कलेक्शन दी डाटा, एनालाइज द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि डाटा इकट्ठा करते हैं और ट्रांजेक्शन एनालाइज करते हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन है, फिर उसकी जर्नल बनाते हैं। फिर सेकंड बनाया हुआ कि जर्नल बनाएंगे, जर्नल एंट्री डालते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग जो एंट्री बनती है। जर्नल एंट्री के बाद रिकॉर्डिंग दी लेजर अकाउंट बनाते हैं, जर्नल से हम लेजर के अकाउंट में एंट्री पोस्ट करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड बैलेंस जो भी हमारे पास एंट्रीज हैं उन सभी का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कोई एडजस्टमेंट की एंट्री अगर डालने वाली है, एडजस्टमेंट एंट्री डलती है, जैसे किसी का बिल पेंडिंग है या किसी की सैलरी पेंडिंग है, खर्चे पेंडिंग है, बहुत सारी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। किसी से पैसा लेना है, बैड डेब्ट डालने हैं, एसेट्स का डेप्रिसिएशन लगानी है, बहुत सारी एडजस्टमेंट की एंट्री हैं, वो पास करते हैं। उसके बाद दोबारा फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद लास्ट में हमारे पास जो होता है कि परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, परमानेंट रिकॉर्ड हम बिजनेस का बना के छोड़ते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग का साइकिल है। आपको बुक में आपके पास साइकिल बना के दिखाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है, आप उस तरह सर्कल बना के अकेले चीज़ को नीचे डिफाइन भी करेंगे। जैसे मान लीजिए सर्कल में हमने 6-7 चीज़ें ले ली, उनको नीचे लिख के उनको डिफाइन भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, तब जाके आपका जिस नंबर पे क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आप अकेला साइकिल बना के आ जाएंगे तो नंबर उसमें कम आते हैं, ध्यान रखें। फिर हमारे पास आता है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स जो हैं अकाउंट्स के कितने प्रकार के हैं, हमें पता है कि 3 प्रकार के रूल्स हैं, पर्सनल, रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में सबसे पहले डेबिट ऐसे लिखा है, उन्होंने बनाया, बहुत सिंपल अच्छा बनाया हुआ आपकी बुक में। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पहले तो इन 3 चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए भी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स जो ओनली डील विद द नेम ऑफ द पर्सन्स, किसी कंपनी के नाम से हो सकते हैं, इंडिविजुअल नेम से भी हो सकते हैं, एसोसिएशन के नेम से भी हो सकते हैं, कोई भी बैंक होंगे। अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स बोल सकते हैं, बहुत सिंपल बात नाम से जाने तो अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स नोन एज पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स विच डील विद द ओनली एसेट्स, एसेट्स कुड बी वुड बी फिक्स एसेट और करंट एसेट, एसेट कोई भी हो सकती है, फिक्स या करंट। जो उसके बाद आपके पास नॉमिनल है, ओनली डील विद एक्सपेंसिव एंड इनकम्स, बिजनेस की जितनी भी इनकम्स होंगी और खर्चे होंगे उनके साथ आपका डील करता है नॉमिनल अकाउंट्स। फिर आता है इसमें डेबिट एंड क्रेडिट हम कैसे डालेंगे, डेबिट, ये अकाउंट्स का जो रूल है ये गोल्डन रूल है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे लिखते हैं डेबिट दी, क्रेडिट दी, ये फर्स्ट रूल है। जब भी आप बिजनेस में कुछ देख रहे होंगे, जो पर्सन लेने वाला है वो डेबिट साइड में डालता है, जो पर्सन देने वाला होता है। एग्जाम्पल बोले कि मैंने शाम को पैसे दिए, तो पैसे लेने वाला कौन हो गया भाई, शाम हो गया, देने वाले कौन हो गए, तो शाम जो है डेबिट में जाएगा, हम जो है वो क्रेडिट में। उसके बाद आता है हमारे पास रियल, जो कुछ भी बिजनेस में आ रहा है, जैसे एग्जांपल बोले व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट कार्ड गोज डाउन। जो कुछ भी बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा, इसका रूल है रियल का। जो कुछ भी बिजनेस में जा रहा है वो सारी चीजें। मैं एग्जांपल बोलूँ, मैंने शाम को सामान बेचा, तो शाम को सामान बेचा भी सामान जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। शाम से पैसे लेने हैं तो जो बिजनेस कैश आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? वैसे अगर इसको डीपली थोड़ा सा पढ़ते हैं तो जाके आपके माइंड में बैठेगा, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज है इस चीज़ के में। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो एग्जाम्पल के तौर पे हाँ आप चाहेंगे तो मैं स्पेशली क्लास लगा दूंगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डेबिट एंड क्रेडिट समझा भी देंगे। इसी स्पेशल छुट्टी होगी तो आप लोगों को बुला के उसको काम को करवा दूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नॉमिनल। नॉमिनल क्या है? डील विद एक्सपेंसिव प्रॉफिट एंड गेन। इसमें आता है एक्सपेंसिव एंड लॉस। मेरी राइटिंग थोड़ी डॉक्टरों जैसी है भाई, और ध्यान रखेंगे ना, आप अलग से पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे बिजनेस में खर्चे होंगे या लॉस होंगे वो सारे डेबिट साइड में आते हैं। जितने भी हमारी इनकम होंगी, प्रॉफिट होंगे, वो सारे क्रेडिट साइड में आते हैं। इसमें खर्चों के बारे में तो सबको पता होगा। लॉस तो पता है, लॉस क्या होता है? कहीं पैसा लगाया, कम मिला पैसा बाद में तो लॉस होता है। गेन पता है क्या होते हैं? पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसका बहुत ज्यादा पैसा ह्यूज प्रॉफिट हुआ, उसको गेन बोलते हैं। वैसे प्रॉफिट तो नॉर्मल चलता है। ये थे हमारे पास गोल्डन रूल। आज के टाइम में इस रूल को चेंज भी किया गया, मॉडर्न रूल भी बन गया। मॉडर्न रूल में क्या करते हैं? इंक्रीज डिक्रीज। आपके पास दिखाया हुआ है, देखो, डेबिट और क्रेडिट। अगर कहता है कैपिटल में कैपिटल बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है, तो उसको डिक्रीज लिखते हैं। अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है कैपिटल का। वैसे अगर सिंपल से वर्ड में अगर इस चीज को समझना हो तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल बिजनेस में किस साइड होती है। सबको पता होगा कैपिटल, अगर बैलेंस शीट किसी ने देखी है, कैपिटल क्रेडिट साइड में होती है। अगर कैपिटल को कम करना तो इंक्रीज डेबिट साइड में लिखी जाएगी। इन्होंने वैसे डेबिट एंड क्रेडिट लिख के दिखाया, आपके पास देखो लिखाया बुक में, बेसिक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने डेबिट, दूसरी साइड लिख दिया क्रेडिट, ऊपर लिख दिया कैपिटल। अगर कहता भी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट है। बुक्स में ऐसे बनाया। फिर एसेट, एसेट उलट तो डेबिट साइड होती है, इंक्रीज होंगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। लेबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्योंकि क्रेडिट साइड होती है, माइनस में डेबिट होंगी, अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होंगी। एक्सपेंसिव खर्चे होते हैं, ये किस साइड में होते हैं? खर्चे डेबिट साइड में होते हैं। अगर बढ़ाना है तो डेबिट, अगर बढ़ाना है तो। उसके बाद इनकम, ये उलट होती है, क्रेडिट साइड में होती है। सेम बढ़ रही है इनकम तो क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगा, डेबिट साइड में डिक्रीज होगा। ये इसका रूल है। ये आपके पास रूल्स, वैसे नॉर्मली आपका बिजनेस में यही रूल चलता है। अगर इंक्रीज डिक्रीज समझना बहुत टफ नहीं है काम। अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में नॉलेज है कि कौन सी चीज डेबिट है क्रेडिट है, फिर इजिली बेस पे आप कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं भी अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग करने के एडवांटेज कोई आप पॉइंट बताएंगे? वैसे जो हमने पीछे ऑब्जेक्टिव या कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं वो सेम होते हैं एडवांटेज। बेनिफिट भी वही होंगे। बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी, टाइमली कितना प्रॉफिट हो रहा है वो पता लग जाएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल रिजल्ट को रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, प्लस बिजनेस के लिए जो भी रेजोल्यूशन सेटअप करने हैं वो हम सेटअप कर सकते हैं। ये सारे आपके इसी में ही आपके एडवांटेज आते हैं। इन्होंने एडवांटेज सबसे पहले लिखा कि हमें बिजनेस का कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा, साइंटिफिक रिकॉर्ड मिल जाएगा। हमें ये नहीं कि पूरा डाटा हमें लेना पड़ेगा कितनी पूरे साल में सेल किसकी, तो वो नहीं, सिर्फ टोटल वैल्यू आपको फिगर मिल जाती है। दूसरा इन्होंने लिखा कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, कंपनी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्लस फाइनेंशियल पोजीशन, कितनी कंपनी की एसेट्स हैं प्लस कितनी कंपनी की लायबिलिटी है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इनेबल कंपैरिजन, अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाओगे इसका बेनिफिट क्या है? इसमें कंपैरिजन इजीली बेस पे आ जाता है। पिछले साल की रिपोर्ट्स को इस साल में कंपैरिजन करना है, पिछले साल में कर लेंगे आप। उसमें कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं? अभी मान लो 2020 में मनी स्टेटमेंट या 2020 लिख लेंगे, 2021, 2025 या 3 साल में जो चीजें भी डाटा लेके चल रहे हो इस तरह से बेस बना लेते हैं। प्रॉफिट सब लिख लेंगे, खर्चे उस साइड में लिख लेंगे, इस तरह से कंपैरिजन इजीली बेस पे हो जाता है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यूएशन करनी हो, वैल्यूएशन में वो देखते हैं कि एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। मोस्टली अगर बिजनेस में लिक्विड एसेट ज्यादा हो तो बेनिफिट ज्यादा होता है। लिक्विड एसेट समझते हो जिनको जिसकी कीमत मार्केट में जाएगी, हाँ इजीली कैश में कन्वर्ट करना सिंपल। जैसे कि हमारे पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये तो लिक्विड एसेट ही है। अभी आप बोलो कि स्टॉक मेरे पास बहुत पड़ा है, स्टॉक लिक्विड एसेट में नहीं लेते। स्टॉक आपके पास अगर 10 लाख का पड़ा है, मार्केट में बेचोगे जरूरी थोड़ी भी 10 का कोई खरीदेगा, एट ए टाइम पे जरूरत पड़ेगी। ज्यादा फिक्स एसेट होंगी वो भी लिक्विड एसेट में नहीं होती। तो कोशिश ऑलवेज की जाती है कि लिक्विड एसेट में पैसा ज्यादा अवेलेबल हो तो बेनिफिट ज्यादा हो।
फिर आते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांच कितने प्रकार की है? पहली तो हमने भी देख ही ली कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पूरे पैसे से लेन देन करती है। दूसरी हमारे पास आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, डील विद ओनली कॉस्ट। जब भी वैसे इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत कम है, रेयर है, मे बी कुछ परसेंट हो। जो बड़ी बड़ी फर्म्स चलती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चलती हैं, जिनको हम मल्टीनेशनल और MNC बोल सकते हैं, वो लोग कंपनीज करवाती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। वो देखते हैं कि हमें कोई चीज़ बनाने में एक्चुअल में कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अकाउंट्स में क्या है कि हमारे पास परचेज बिल आएंगे, सेल बिल आएंगे, या एक्सपेंसिव की एंट्री आएंगी, इनकम की एंट्री आएंगी, वो हम पोस्ट करते चले जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट जो पोस्ट का आता है, तो पोस्ट में अकेली चीज़ लिखी जाती है। जो इनवॉइस बन के एक्चुअल में उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर देखना हो तो अकाउंटिंग बोलेंगे ये टेबल बनाने में कितना खर्चा आया, एक्चुअल में उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। बाद में उनको बराबर करना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, दोनों को। लेकिन ऑलवेज जो रूल चलता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्जिंग कंसेप्ट है, मे भी आने वाले टाइम में सबके पास स्टार्ट हो, लेकिन अभी कोई स्कोप नहीं है इसका, कम ही है। बड़ी बड़ी फर्म चलाती है क्योंकि इसका बर्डन अलग से पड़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग नए रेडी दोबारा से करने पड़ेंगे। एक्चुअल में वो चीज़ है या नहीं है, वही चीज़ है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग ये भी एक्चुअल में आपके पास बिल बन के आया, अभी 100 रुपये का है, एक्चुअल में वो 100 रुपये की चीज़ है या नहीं है, एक्चुअल में उसको कंसेप्ट करते हैं, मेजर करते हैं। एंट्री तो 100 की डालनी पड़ती है, लेकिन उसको मेजर करते हैं सही है वो खर्चा जो डला है या नहीं डला, वो चीज़ है। फिर मेरे पास आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पूरे बिजनेस को मैनेज करना है, टाइमली पूरे बिजनेस का रिकॉर्ड बना के रखना, किस टाइम पे किसको रिपोर्ट करना है, किसके टाइम किस, जैसे एग्जांपल है अभी क्लासेज है, अभी आपकी क्लास 7 बजे कौन सी होगी, 7:40 पे कौन सी, 8:20 पे कौन सी क्लास होगी। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बिजनेस में मैनेजर जो मैनेज करते चले जाते हैं। उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग, जो भी आपकी कंपनी में अकाउंटेंट होगा वो टैक्स जब कैलकुलेट करता है तो उसको टैक्स अकाउंटिंग ही बोलते हैं। अकाउंटिंग कर रहे होगे तो उसमें टैक्स का रिकॉर्ड बनाना, ये टैक्स अकाउंटिंग आती है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वैसे इंडिया में होती नहीं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन का मतलब है परमानेंट इंक्रीज इन द प्राइसिंग ऑफ गुड्स। जब गुड्स की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस चीज़ को जब अकाउंट्स में लेके आते हैं, भी हर साल कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, उनका रिपोर्ट बनाया जा रहे हैं, जिसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट मोस्टली इस चीज़ों को यूज़ करती है। गवर्नमेंट डाटा लेती है ना कि एक साल में कितनी बार कीमतें बढ़ी, इस साल कितनी बढ़ी। हम देखेंगे तो वैसे आज के टाइम में बहुत चल रहा है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसके ऊपर धरने लगते हैं या कुछ भी लगते हैं। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को जब लोग मेजर करते हैं, डाटा बना के आगे चलते हैं। फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। पूरी कंपनी में रिक्रूटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ट्रेनिंग, रिमूविंग पर्सन्स को रखना, हटाना, रखना या ट्रेनिंग देना, ये सारी HR डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग है। HR डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में सब जगह जाता है। पेरोल सेटअप करना, सैलरी बनाना, पे स्लिप देना, सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आ जाता है। एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। किस बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हर एक बंदा अपनी जिम्मेवारी से जब रिपोर्ट्स बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये भी कंपनी में चलती है। हर एक बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अकाउंटेंट है उसको आज का काम आज ही कंप्लीट करके जाना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्रोडक्शन में तो आपको प्रोडक्शन कितनी करनी है, उसकी रिपोर्ट क्या बनी है, वेस्टेज कितनी आई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में रहती है। तो अकाउंटिंग में आपके पास ये चीज़ें चलती हैं। लास्ट में हमारे पास अकाउंटिंग आ रही है 2 प्रकार की, कैश बेस और एक्चुअल बेस। कैश बेस में क्या है, जब कैश की एंट्री सिर्फ पैसा आया और गया वही रिपोर्ट किया जाता है। एक्चुअल अकाउंटिंग क्या होती है, एक्चुअल में जब काम किया जाता है, तब जब कोई काम हो जाता है उसकी एंट्री पोस्ट कर रही जाती है, उसको एक्चुअल अकाउंटिंग या फिर एक्चुअल अकाउंटिंग बोलते हैं। इसमें मोस्टली कैश होता है, लेकिन जब कैश दे देते हैं एक्चुअल में फिर एंट्री पोस्ट होती है। जब कैश आ गया, हमारे बैंक में आ गया, कैश आ गया, फिर एंट्री पोस्ट होती है। कैश अकाउंटिंग भी सिर्फ डील करता है कैश और आने और जाने से। एक्चुअल अकाउंटिंग में हमारे पास दोनों तरफ से चल जाती है एंट्री। अगर उधार में भी होगी तो पार्टीज रिकॉर्ड हो जाते हैं दोनों, डबल एंट्री सिस्टम में भी उस बंदे से पैसे लेने हैं, फिर उसकी एंट्री दोबारा लास्ट में फिर पोस्ट होती है जब एक्चुअल में पैसा आ जाता है। तो ये है 2 प्रकार की अकाउंटिंग आपके पास जो चलती है। फर्स्ट टॉपिक आपका होगा कंप्लीट कीजिए, वो लगता है कोई क्वेश्चन पूछने वाला। हाँ जी, एक्चुअल बेसिस पर आपको लिखा हुआ है कि इसमें एंट्री तब रिकॉर्ड होती हैं जब आप कोई चीज़ एक्चुअल में अर्न कर लेते हो या फिर मनी एक्चुअल में पेड कर लेते हो या रिसीव कर लेते हो, तब एंट्री रिकॉर्ड होती है। जब आपको एक्चुअल में लगता है कि एक्चुअल में अकाउंट का काम तब खत्म होता है। मान लो मैंने पहले कोई उधार की एंट्री कर ली, वो तो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, जब उससे पैसा दोबारा रिकॉर्ड हो जाएगा मैंने नोट करके उसका अकाउंट खत्म करना है, इसको एक्चुअल की एंट्री बोलते हैं। दोनों प्रकार की एंट्री डल जाती है। लेकिन कैश में क्या होगी, पैसा आ रहा है जा रहा है, लेकिन अकाउंट्स में अकाउंट में क्या होगा, रिकॉर्ड होता है एक्चुअल में कहाँ से आया कहाँ गया। लेकिन कैश में ऐसा कुछ नहीं होता। इनपुट और आउटपुट देखते हैं, इसमें दोनों चीज़ें देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, वो चीज़ें साथ में देखी जाती है। क्लियर है भाई?